बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है और जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अब जानते हैं हमारे मुल्क में एक बड़ी तकर्री होने जा रही है। उस तकर्री को लेकर जो लंदन में भी मुलाकातें होती रहीं और फिर पाकिस्तान में भी जो चेमगोइयाँ हैं वो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। और तैनाती के हवाले से कुछ तो सहाफ़ी ऐसे हैं जो नाम भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ किसको लगवाना चाहते हैं आर्मी चीफ़, और बाजवा साहब के हवाले से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अहम समात का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी एक्ट में एक तरमीम करने जा रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, और सारे के सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म अपने हाथ में लेने जा रहे हैं कि जब भी वो चाहें किसी आर्मी चीफ़ को उतार दें या किसी आर्मी चीफ़ की को एक्सटेंशन दे दें, किसी आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट को रोक लें, या कोई भी अफसर, आर्मी चीफ़ नहीं कोई भी अफसर, जैसा कि जनरल आसिम के हवाले से है कि उनकी रिटायरमेंट का भी वक्त आ गया, तो अगर वो चाहें तो किसी अफसर की जो एक्सटेंशन भी वज़ीर आज़म कर सकते हैं। ये अख्तियारात के हवाले से एक तरमीम जो उसके हवाले से कमेटी बनाई गई है, उस तरमीम की पहले मैं आपको कुछ मुख्तसर तफसील बताऊंगा कि ये तरमीम क्या होने जा रही है और ये कैसे जो इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से एक तरमीम हुई थी, उसको कैसे अब ये जो, क्योंकि वो आइनी तरमीम थी और अब ये कानून में तरमीम करके एक स्पेशल तरमीम करके इख्तियारात लेना चाहते हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ हमारे मुल्क में कानून है क्या। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 243 है और उसका सब आर्टिकल 3 है। उसके मुताबिक सदर वजीर आजम की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ जो चीफ्स हैं उसका तकर्रुर करता है। रूल्स ऑफ बिजनेस का जो शेड्यूल है उसमें 5A वजीर आजम को आर्मी चीफ की मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले केसेस की वजाहत करता है, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल या दिफाई सर्विसेज में उसके मुसावी ओहदे पर तकर्रुर वजीर आजम सदर से मुशावरत के बाद करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल जिस तरह होता है उसकी वजाहत कवायद की जो हमारी किताब है उसमें मामूली तौर पर उसकी वजाहत की गई है। ना ही किसी रैंक के अफसर की तरक्की के लिए इस मुबहम शर्त के सिवा कोई खास म्यार मुकर्रर किया गया है कि फौज की क़यादत के लिए मुंतखब जर्नल एक कोर की कमान कर चुका हो, कोर कमांडर रह चुका हो और उसके बाद वो आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल है। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्मी चीफ है, उसमें सिर्फ ये है कि वो एक कोर की कमान कर चुका हो। इसके अलावा और कोई हमारा कानून इस हवाले से मुबहम है, कोई वजाहत नहीं है। रवायत ये चलती आ रही है कि जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त उनकी ज़ाती फाइलों के साथ वजारत दिफा को भेजता है, जो उन्हें वज़ीर आज़म के पास भेजती हैं ताकि वो जिस अफसर को उस ओहदे के लिए मौजूद तस्वर करें उसे मुंतखब करें। यह है प्रोसेस कि वो 4-5 लोगों का नाम भेजते हैं और वजारत दिफा को, वजारत दिफा उसको भेज देता है वज़ीर आज़म को, और फिर वो उन 4-5 में से जिसको मौजूद समझें उसकी तैनाती हो जाती है बतौर आर्मी चीफ। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आर्मी चीफ की तैनाती जो जिस नाम के ऊपर हमारे जो इदारे हैं वो खुद रिकमेंड करते हैं उसी की तैनाती होती है। जैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशन दे दी है, उस पर जुडिशल कमीशन अगर उस नॉमिनेशन को मंजूर कर ले, फिर जो पार्लिमानी कमेटी है वो एक फॉर्मेलिटी है। तो यही हमारी जो आर्मी चीफ की तकर्री है, जो नाम उनकी तरफ से आ जाते हैं, बाकी जो वजारत दिफा या ये जितने चीज़ें हैं वो सारी फॉर्मेलिटी हैं। कानूनी तौर पर वजारत दिफा नाम वज़ीर आज़म को पेश करने से कबल जो प्रोसेस है नामों की जांच कर सकती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता और वजारत दिफा महज एक डाक खाने का किरदार अदा करती है। वो एक जैसे इधर से एक डाक आई और उधर भिजवा दी, इसके अलावा वजारत दिफा का अमली तौर पर कोई काम नहीं है। इसके बाद जर्नैलों की काबिलियत वज़ीर आज़म के दफ्तर या काबीना में गौर किया जा सकता है, जो होता नहीं है। इसके बाद इस मामले में वज़ीर आज़म सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ एक गैर रस्मी मुशावरत करता है, जो असल में मुशावरत होती है, जिसके लिए कानून में वर्ड गैर रस्मी मुशावरत है, लेकिन हमारे यहाँ वही सारा कुछ होता है। और उनके अपने तासुरात भी अहमियत रखते हैं और वो अपने करीबी मशीरों से भी, जो आर्मी में जो उनके करीबी लोग होते हैं उनसे भी मुशावरत करते हैं और उस तरह ये तैनाती होती है। अब ये पूरा प्रोसेस था तैनाती का, तकर्री का, एक्सटेंशन का, ये पूरा प्रोसेस था आर्टिकल 243 सब आर्टिकल 3 के तहत, और फिर उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस का शेड्यूल है 5A उसके तहत आगे ये प्रोसेस शुरू होता है। अब ये बेसिकली जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें तब्दीली करने जा रहे हैं और उसमें ये जो मुख्तलिफ सारी चीज़ें थी उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं।
इस वक्त जब पाकिस्तान में अस्करी क़यादत की तब्दीली, जो कमान की तब्दीली है, उस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से एक नया शोशा छोड़ा गया है और एक नया काम किया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इनकी आपस में कोई मुशावरत अभी तक आपस में ये फैसला नहीं कर सके और इन कहीं ना कहीं डेड लॉक मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये मूव कर रहे हैं कानून साजी की तरफ। कानून साजी, ये आर्मी एक्ट, जिसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 कहते हैं, उसमें तरमीम करने पर ये मौजूदा हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। और इसमें जिससे किसी भी, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिससे किसी भी उम्मीदवार की एक सादा नोटिफिकेशन के ज़रिए तैनाती और तकर्रुर का अख्तियार वज़ीर आज़म को हासिल होगा और इस सिलसिले में पेचीदा आइनी कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। मतलब वज़ीर आज़म सारे के सारे अख्तियारात लेना चाहते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तकर्री भी करें, किसी को ओहदे से भी हटा दें, ये अख्तियार वज़ीर आज़म के पास हो, आर्मी चीफ का। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे इदारों को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। मुझे वो डॉक्टर त्यारुल कादरी साहब की बात याद आती है। वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ और ये लोग हैं, ये आर्मी चीफ को पंजाब पुलिस और पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। और ये उस तरह की कानून साजी पर इन्होंने काम शुरू कर दिया है कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए तैनाती और तकर्रुर का अख्तियार वज़ीर आज़म के पास आ जाएगा और ये इनका तरीक़ा वारदात है। कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लिक समरी कानून साजी के लिए काबीना की कानून साजी के मामलात से मुतल्लिक CCLC के सामने पेश किए जाने के लिए तैयार की गई है, जिसकी वजारत दिफा ने गुज़श्ता माह मंजूरी दी थी और इस मुसवदे को मुजव्वज़ा कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 176 की ज़ेली शिक 2A की शिक के मौजूदा मतन में री अपॉइंटमेंट के बाद लफ्ज़ री-टेंशन डाला जाएगा। इस तरह लफ्ज़ रिलीज के बाद रिजाइन भी शामिल किया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस एक्ट की दफात को नाफिज करने के मकसद के लिए ऐसे कवायद बना सकती है जिससे ज़ेली दफ़ा 1 के तहत हासिल इख्तियारात की अमूमी नौइयत मुतासर ना हो। ऐसे कवानीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत एक्ट के ताबे अफराद का तकर्रुर, दोबारा तकर्रुर, तोसी, रिटायरमेंट, रिलीज, बरतरफी के इख्तियारात फराहम करते हैं। और मौजूदा इन हालात में ये जो इनकी जानिब से, और इस पर किसको बनाया जा रहा है, वैसे तो वजारत कानून जब भी कोई कानूनी चीज़ सामने आती है तो वजारत कानून इन सारे मामलात को देखती है, लेकिन चूंकि ये ख़ास किस्म की तरमीम है, इसके लिए इसहाक डार को हेड बनाया जा रहा है इस कमेटी का। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इसहाक डार को बनाया जा रहा है तो उसका मतलब है नवाज शरीफ ये करवा रहे हैं और नवाज शरीफ किसी और पर इत्मीद ही नहीं करते सिवाय इसहाक डार के, और वो इसहाक डार को ये अख्तियार देने जा रहे हैं कि जी वो इन सारे मामले को देखें। और ये बड़ी मुल्क की बदकिस्मती होगी कि इसहाक डार, और देखें ना, जब एक सरकारी जहाज पे वो मुल्क से बाहर गया, मफरूर हुआ, इश्तिहारी हुआ, वहां बैठकर वो इदारों के हवाले से जो कुछ बोलता रहा, और उसके बाद आप इतना कंप्रोमाइज कर जाएं कि वो वापस आ जाए, सरकारी जहाज पर वापस आए, यहाँ उसको NRO मिल जाए, उसके केसेस खत्म हो जाएं, उसको मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना मिल जाए, वो अपनी बरियत की दरखास्तें दायर कर दे, तो फिर वो ये सारा कुछ तो करेंगे। और ये इस कौम ने देखना था, और ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनके अंदर जो बुग़्ज़ है ये हमारे इदारों के हवाले से भी, और सारी चीज़ें ये कौम देख रही है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त कल दायर की गई जिस पर आज समाअत हुई, और ये जो दरखास्त है नजमा अहमद एडवोकेट उनकी जानिब से दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, वफाकी सेक्रेटरी कानून, सूबाई सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सूबाई सेक्रेटरी कानून और सीनियर कानूनदान एतजाज हसन साहब को भी इसमें फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का रवायती तरीक़ाकार गैर कानूनी और गैर आइनी है, जबकि वफाकी हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री कानून के मुताबिक करने की पाबंद है। आप जानते हैं कि इस वक्त अब तो पूरी कौम ये जान चुकी है कि जो असल मामला है वो ये है कि ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है अब वो सीनियोरिटी की बुनियाद पर हो। नवाज शरीफ आप जानते हैं कि उनकी तरफ से, और रऊफ क्लासरा ने भी जो बातें की हैं कि जी सबसे जो सीनियर हैं जनरल आसिम मुनीर का जो नाम आ रहा है कि उनको बतौर आर्मी चीफ लाया जाए। अब वो आर्मी चीफ ने तो रिटायर हो जाना है, पहले जो नए बनने वाले आर्मी चीफ है उनकी रिटायरमेंट के 4 दिन पहले, कमर बाजवा की रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उन्होंने रिटायर हो जाना है। तो ये जो कानून में तरमीम है ये भी इसी मकसद के लिए है कि वजीर आजम के पास अख्तियार हो कि वो किसी आर्मी चीफ के अलावा भी किसी अफसर की तौसीह कर सके, एक बात। दूसरी, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपने एक पिटिशनर के जरिए दरखास्त दिलवाई कि जी सीनियोरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। सीनियोरिटी की बुनियाद पर होगा तो आप जानते हैं कि जो खबरें आ रही हैं जो इनके साफ़ी दे रहे हैं, और ये तो अब हमारे इदारे इसके ऊपर
کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ جو سینئر ہیں ان کو جو ہے وہ اختیار دیا جائے یا جنرل عاصم منیر کو تعینات کیا جائے بطور آرمی چیف۔ لاہور ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ چیف جسٹس اور تمام ہائی کورٹس میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن یہی اصول صرف چیف آف آرمی کی تعیناتی پر نظر انداز کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزارت دفاع کی جانب سے تجویز کردہ ناموں میں آرمی چیف مقرر کرنے کا اختیار وزیر اعظم کو ہے، لہٰذا ہائی کورٹ سینئر ترین فوجی افسر کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا وزیر اعظم کو حکم دے، اور اس درخواست پر سماعت ہوئی، اور جو آنریبل جسٹس ہیں فیصل زمان صاحب نے عدالت میں سماعت کی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ آپ اس میں متعلقہ فریق نہیں ہیں اور آپ درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراضات آئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی اور جو درخواست گزار وکیل انہوں نے خود عدالت میں ارگو کیا، تو جسٹس فیصل زمان صاحب نے کہا کہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یا جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج چیف جسٹس لگے گا تو آرمی میں بھی جو سینئر موسٹ جرنیل ہوگا وہ آرمی چیف لگنا چاہیے۔ آپ کے نکات درست ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ پراپر فورم نہیں ہے، اس کا فورم سپریم کورٹ ہے، اور آپ جائیں اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں۔ سپریم کورٹ میں آپ کو ضرور یہ درخواست دائر کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے بڑا اہم قانونی نقطہ اٹھایا ہے، اور درخواست نے جو عدالت ہے اس نے رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے ان کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ اب درخواست گزار اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اب عدالتوں کے کندھوں پر رکھ کے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ ہو جو ہماری قوم کے لیے بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔